नमस्ते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सजीवों के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकेंगे कि सजीवों का ये वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इस वर्गीकरण की विशेषताएं अथवा आधार क्या है, क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की पद्धति से पूर्व में भी सजीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया था, तो ये प्रयास किन किन के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बताने का प्रयास करूंगा कि 5 जगत का जो ये वर्गीकरण का सिद्धांत है, इससे पूर्व में भी कई वैज्ञानिकों ने सजीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहला नाम कैरोलस लिनियस का आता है। उन्होंने 1735 में संपूर्ण जीव जगत को 2 किंगडम्स में विभक्त किया। ये किंगडम थे प्लांट्स तथा एनिमल। लेकिन उन्होंने जो कवक है यानी फंजाई है, उसको उसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण प्लांट के साथ रखा था। कालांतर में 1866 में हकेल नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने इन प्लांट तथा एनिमल के साथ साथ एक और जगत और किंगडम जोड़ दिया और उस किंगडम को उन्होंने प्रोटिस्टा कहा। प्रोटिस्टो से प्रोटिस्टा शब्द की व्युत्पत्ति हुई और प्रोटिस्टो का मतलब होता है वेरी फर्स्ट, यानी ऐसे सजीव जिनका विकास या उत्पत्ति सबसे पहले हुई, उन सजीवों को इन्होंने प्रोटिस्टा जगत में रखा। तत्पश्चात 1938 में कोपलैंड ने ये जो प्रोटिस्टा था, इसको 2 भागों में अथवा वर्गों में विभक्त किया और ये दोनों जो वर्ग हैं उन्होंने हायर प्रोटिस्टा और लोअर प्रोटिस्टा नाम दिया। और कोपलैंड ने लोअर प्रोटिस्टा को मोनेरा कहा और मोनेरा में असीम केंद्री जीवों को यानी प्रोकैरियोट्स को रखा गया था। आप जानते ही हैं कि जीवाणु और नील हरित शैवाल है, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो मोनेरा में उन्होंने जीवाणुओं को और नील हरित शैवालों को रखा। लेकिन 1969 में विटेकर के द्वारा संपूर्ण जीव जगत को 5 किंगडम में वर्गीकृत किया गया। उन्होंने किस आधार पर इन सजीवों का वर्गीकरण किया, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सब आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए जानते हैं विटेकर के द्वारा प्रतिपादित 5 जगत का जो वर्गीकरण है उसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया है आपको कि ये आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में प्रतिपादित किया गया था और इस वर्गीकरण की पद्धति का जो आधार है, वो 2 आधार विशेष थे, अपन कह सकते हैं। एक है सजीवों का कोशिकीय संगठन तथा दूसरा उनमें पोषण की विधियां यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के रूप में सभी सजीवों को वर्गीकृत किया और प्रोकैरियोट को उन्होंने मोनेरा नामक किंगडम में रखा। यानी मोनेरा में जितने भी सजीव हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया है। और आप जानते ही हैं कि प्रोकैरियोट को हिंदी में असीम केंद्री भी कहते हैं। यानी इनमें जो यूनिट मेम्ब्रेन
डबल यूनिट मेम्ब्रेन से आच्छादित कोशिकांग है वो अनुपस्थित होते हैं। केंद्र के चारों तरफ केंद्र कला का भी अभाव होता है, आदि आदि। इन्होंने जो दूसरा वर्ग रखा जिसे किंगडम का स्थान दिया वो प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा में उन सभी यूकैरियोटिक सजीवों को वर्गीकृत किया गया जो यूनिसेलुलर है, यानी एक कोशिकीय है, जैसे डाइटम्स है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, आदि आदि। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव है उन्हें इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। नेक्स्ट और थर्ड जो जगत है वो प्लांटी है। तो यहां से 3 इंडिपेंडेंट लाइंस और वो पैरेलल लाइंस के अंदर 3 किंगडम्स की उत्पत्ति हुई, जिसे हम सबसे पहला है उसे प्लांटी कहते हैं। और प्लांटी का जैसा कि आप जानते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पहला कैरेक्टर तो प्लांटी में जितने भी सजीव है वो सभी यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है। और दूसरा इनमें जो पोषण है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा होता है। तो मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफिक यूकैरियोट्स हैं, उन्हें प्लांटी में रखा गया। जैसे थेलोफाइट्स, थेलोफाइट्स में अपन एल्गी और ब्रायोफाइट को रखते हैं, तथा ट्रेकियोफाइट्स जिसमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सभी आते हैं। चौथा जो किंगडम है वो फंजाई है। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई को भी स्थान दिया गया है। जैसे ईस्ट है, जिसे बेकर्स फंजाई भी कहते हैं, और मल्टीसेलुलर फंजाई भी होती है, जैसे मशरूम है, जिसे हम अपनी आंखों की सहायता से भी आसानी से देख सकते हैं बिना सूक्ष्म दर्शी के उपयोग किए। लेकिन इनमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता। बहुकोशिकीय और यूनिक बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय ये यूकैरियोटिक सजीव हैं। ये अपना जीवन यापन सेप्रोफाइट और पैरासाइट यानी मृतोपजीवी और परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनमें जो पोषण है उसकी विधि है वो अवशोषण की विधि के द्वारा होता है, यानी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव मेथड के द्वारा होता है। पांचवा जो किंगडम है जिसे विटेकर ने एनिमेलिया कहा, और एनिमेलिया ये भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, विषम पोषकीय हैं, और इनमें जो पोषण है वो इंजेस्टिव न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी अंतः ग्रहण करते हैं ये। जैसा कि हम सभी सजीवों को देखते हैं, अपन भी जो पोषण प्राप्त करते हैं निगल कर करते हैं, तो इसे इंजेस्टिव न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं उन्हें विटेकर के द्वारा एनिमेलिया नामक किंगडम में रखा गया। तो इस व्याख्यान को जब अगर समराइज करें तो इस प्रकार चार्ट के द्वारा अपन दर्शा सकते हैं, डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। सबसे पहले जो जीव है वो प्रोकैरियोटिक है, असीम केंद्रीय है, जिन्हें मोनेरा में रखा गया है। दूसरे एक कोशिकीय यूकैरियोट है जिन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। और जो ऑटोट्रोफिक है जिनमें पोषण है प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा होता है, स्व पोषण प्रकार का होता है, उन्हें हम विटेकर ने प्लांटी में रखा। और ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है तथा पोषण है वो अवशोषण की विधि के द्वारा संपन्न होता है, उन्हें फंजाई के रूप में अलग किंगडम का स्थान दिया। और अंत में जिनमें अंतःग्रहण और इंजेस्टिव
न्यूट्रिशन होता है उन्हें एनिमेलिया में रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि विटेकर ने जो 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रतिपादित किया गया था, उसमें सभी जीवों को मुख्य रूप से 2 लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। पहला, उनमें कोशिका की प्रकृति कैसी है, यानी प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। और दूसरा, अगर यूकैरियोटिक है तो वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। और अगर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है तो उनमें पोषण किस विधि के द्वारा संपन्न होता है, स्वपोषण होता है, अवशोषण की विधि के द्वारा होता है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा आप विटेकर के वर्गीकरण को भली भांति समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इसका जो कमेंट बॉक्स है सदैव आपके लिए खुला है। अगर कोई आपके सुझाव हो तो उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचेंगे तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो तक।